पेशेंट के फाइलों में लिखा रहता है शॉक, तो शॉक क्या होता है? शॉक लिखा रहता है अस्पताल की फाइलों में, जो सीरियस मरीज आईसीयू में भर्ती होते हैं। तो मैडम का सवाल है शॉक क्या होता है ना? शॉक बड़ी चीज है, ये वो वाला शॉक नहीं है। बिजली का करंट से जो शॉक लगता है, ये वो वाला शॉक भी नहीं है। शॉक का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक जीता जागता व्यक्ति जो कुछ देर पहले तक स्वतः अपना काम कर रहा है, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, वो अपने कार्य को कर पाने की स्थिति में ना रहे और एकदम से उसकी चेतना चली जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगे, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगे, टट्टी पेशाब बिस्तर पे निकल जाए, एसिडोसिस होने लगे। इस तरीके की अगर सडन सिचुएशन आ रही है और इमरजेंसी में आप हैं और आप देख रहे हैं कि मरीज आया है, उसका ना तो बीपी मिल रहा है, पल्स बड़ी थ्रेडी मिल रही है, ब्रीदिंग बड़ी लेबर्ड है, SpO2 रीड नहीं कर रहा है, तो आप इमीडिएटली आपके मन में आना चाहिए कि मरीज किसी ना किसी कारण से शॉक में आया है। किस में आया है? शॉक में आया है। अब शॉक कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर मान लो कि मरीज को 20 टट्टी लग गई कल रात से, उसने छोला भटूरा गोलगप्पा खाया तो शरीर का सारा पानी निकल गया। क्या हो गया? सारा पानी निकलने से मरीज का बीपी लो हो गया। उस शॉक को कह दोगे हाइपोवॉलेमिक शॉक। क्या कहोगे? हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो यहां बात आई कि साहब वॉल्यूम ऑफ टोटल फ्लूइड इन दी बॉडी का डिप्लीशन हो गया, बाहर निकल गया और मरीज अपने आप को रिहाइड्रेट नहीं कर पाया कि अगर 3 लीटर टट्टी से पानी निकल गया तो 3-4 लीटर नींबू का पानी नहीं पी पाया, तो उसकी वजह से शरीर का कुल टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कम हो गया और कम होने के कारण मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया। जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। जब कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो सारी विसरल और पेरिफेरल ऑर्गन्स को हाइपोक्सिया होने लगा और वहां ब्लड की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मरीज हमारा जो है लगभग अचेत और मूर्छित अवस्था में आया है। बीपी नहीं मिल रहा है, पल्स थ्रेडी मिल रही है, ब्रीदिंग लेबर्ड है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। इस मेडिकल इमरजेंसी को अविलंब बिना समय को नष्ट किए आपको मैनेज करना है। तुरंत बड़े बड़े 2 बोर के आईवी कैनुला लगा लेने हैं, चाहे आप 18 नंबर का या 16 नंबर का लगा लें, ग्रीन वीगो या ग्रे वीगो लगा लें 2 तरफ से। और अगर मरीज हमारा डायबिटिक है तो ऐसी फ्लूइड लगाएं जिसमें शुगर ना हो, यानी कि रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन। और अगर मरीज डायबिटिक नहीं है तो हम लोग डीएनएस भी दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं। ये भी जरूर देखें, जब इतना ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो बहुत बार मरीज की शुगर लो हो जाती है। तो अगर शुगर लो है तो हमको कई बार 25% डेक्सट्रोज भी देनी पड़ सकती है ऐसे मरीज में। तो आप इमीडिएटली उसको 3 से 4 बोतल फ्लूइड देंगे, यानी कि 1.5 से 2 लीटर। अगर हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा होगा तो मरीज एकदम आराम आने लगेगा। उसकी जो पल्स 150-160 चल रही है, जैसे जैसे बीपी बढ़ेगा पल्स 150-160 से कम होकर के 120-110 आने लगेगी। आपको पल्स मिलने लगेगी, पल्स रेगुलर भी होने लगेगी और धीरे धीरे मरीज की चेतनता वापस आने लगेगी। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम कम हो गया था पतली पार्टी के कारण, 20-25 लूज मोशंस हो गए थे, उसको आपने अविलंब समय बिना नष्ट किए रेप्लेनिश किया। तो रेप्लेनिश करते ही टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड जब बराबर हुआ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक तरीके का ये शॉक हम लोगों ने सीखा। इस शॉक को हमने कौन सा शॉक कहा? हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक। वॉल्यूम की कमी के कारण होने वाले शॉक को हाइपोवॉलेमिक शॉक कह देंगे। दूसरा शॉक जो ओल्ड एज में बड़ा कॉमन होता है वो होता है सेप्टिसिमिक शॉक। बोलिए। सेप्टिसिमिक शॉक का मतलब हुआ कि मरीज को लैट्रिन वगैरह नहीं लगी, मरीज वैसे ही था। मरीज हिस्ट्री देगा, साहब 3-4 दिन से खांस रहे थे, पेशाब कम हो गई थी, पेशाब में जलन बता रहे थे, लोकल दवा हम लोग खा रहे थे और एकदम से सुबह 4 बजे से देखा तो बिल्कुल बेहोश है, अचेत अवस्था में हम आपके पास लेके आए हैं। उस अवस्था में जब आप बीपी नापेंगे तो आपको बीपी भी तभी भी कम मिलेगा, पल्स तभी भी बड़ी मिलेगी। पर यहां थोड़ा सा फर्क होगा कि यहां आपको जनरली तेज बुखार मिलेगा, 4-5 दिन से बीमार होने की हिस्ट्री मिलेगी। कोई वॉल्यूम डेप्लेशन की पतली लैट्रिन हो गई 20 बार, उसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि यहां वॉल्यूम लॉस नहीं है। तो यहां पे आप दूसरा दिमाग लगाएंगे कि सेप्टिसिमिक शॉक तो नहीं हो रहा है। तो सेप्टिसीमिया, अगर कोई भी ऑर्गन में इंफेक्शन लोकलाइज्ड होता है, फेफड़े में होगा तो कहोगे लंग इंफेक्शन, चेस्ट इंफेक्शन।
पेशाब में होगा तो कहोगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पर जब वो इन्फेक्शन अनट्रीटेड रहेगा और ठीक तरीके से इलाज नहीं करोगे तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे लोकलाइज्ड ना रह के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और ब्लड स्ट्रीम में आके जनरलाइज्ड हो जाता है। तो जय बार दिल धड़क रहा है तय बार वो इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है। तो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, सब जगह वो संक्रमित खून जाने लगता है, जिसके कारण हमें सेप्सिस होने लगती है। तो सेप्सिस होगी तो बुखार आएगा, टीएलसी बढ़ेगा, डीएलसी बढ़ेगा, ईएसआर बढ़ सकता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ेगा, सीरम प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारी बढ़ जाएंगी। उस केस में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहां इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है और कितनी मात्रा में इन्फेक्शन है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले बिना कोई एंटीबायोटिक का प्रयोग किए तो मरीज के कल्चर के सैंपल जरूर निकाल लो, क्योंकि एक बार तुमने एंटीबायोटिक दे डाली तो कल्चर बिगड़ जाएगा। कौन कौन सा कल्चर लोगे? पेशाब का कल्चर लोगे, यूरिन कल्चर, बलगम का कल्चर लेने की कोशिश करोगे, स्पूटम कल्चर, ब्लड का कल्चर लेने की कोशिश करोगे, ब्लड कल्चर। अगर शरीर में कोई घाव है, बेडसोर है, कोई वुंड है, नॉन हीलिंग अल्सर है, तो वहां से भी कल्चर लेने की कोशिश करोगे, जिससे तुमको पता लगेगा कि किस जगह पे इन्फेक्शन है, कौन सा एंट्री पॉइंट है इन्फेक्शन का और किस मात्रा में इन्फेक्शन है। क्योंकि कल्चर की रिपोर्ट आने में क्या दिन लगते हैं? 3 दिन। यूरिन का और बलगम का और ब्लड का कल्चर आने में 5 से 6 दिन लगते हैं। तो 6 दिन वेट तो नहीं कर सकते, फिर तुरंत आपका काम होगा कि मरीज को स्टेबलाइज करें। स्टेबलाइज करने का मतलब है बीपी बढ़ाना पड़ेगा। पर इस केस में अगर हम बहुत फ्लूइड देंगे तो हमको डर होगा कि फ्लूइड बढ़ने की वजह से मरीज वॉल्यूम ओवरलोड में ना चले जाएं, सांस ना फूलने लगे, एलवीएफ ना होने लगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो ज्यादा फ्लूइड नहीं देंगे। फ्लूइड देना है कि नहीं तो उससे पहले देखेंगे कि मरीज की गले की नसें कैसी है, नसें एनगॉर्ज्ड तो नहीं है कि अगर गर्दन की नसें बहुत मोटी मोटी फूल रही हैं, नेक वेन्स, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, तो इसका मतलब होगा कि मरीज के अंदर पानी की कमी नहीं है। अगर तुम बहुत फ्लूइड दोगे तो वॉल्यूम ओवरलोड में चला जाएगा। हाथों पैरों में सूजन है कि नहीं देखोगे। अगर मानो हाथों पैरों में सूजन दिख रही है मरीज के, तो उससे ये तुम्हें दिखेगा कि भाई खूब सूजन है, यानी कि मरीज को वॉल्यूम ओवरलोड ऑलरेडी है, फ्लूइड की कमी नहीं है। अगर ऐसा मरीज आएगा जिसके अंदर फ्लूइड की कमी होगी, उस मरीज में हाथ पैर सूखे होंगे, क्योंकि शरीर का जो भी पानी होगा वो इस्तेमाल हो चुका होगा। तो इस तरीके से तुम छोटा सा जजमेंट लेने की कोशिश करोगे। तो इस केस में फ्लूइड ना दे करके तुम मरीज को वेजोप्रेसर सपोर्ट दोगे। वेजोप्रेसर वैसी दवाएं होती है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम करती हैं। कौन कौन सी वेजोप्रेसर ड्रग्स आपने पढ़ी है? डोपामीन, डोब्यूटामीन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, वेजोप्रेसिन। ये 5 मेल की दवाएं हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इमरजेंसी में हमारे काम आएंगी। तो इनको किस मात्रा में देना है आपके डॉक्टर बताएंगे। उसको उस मात्रा में बना करके इन्फ्यूजन पंप में लगा करके, और मरीज को जनरली अगर आप सबसे पहले नॉरएड्रेनालिन का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 एम्पुल नॉरएड्रेनालिन ले लेंगे, 50 सीसी नॉर्मल सलाइन ले लेंगे, 54 सीसी का सॉल्यूशन बन गया, उसको 4 ml पर आवर पे लगा देंगे। जब तक कोई आ रहा है इतना कर जरूर देंगे, एकदम से बीपी कम होते होते मरीज अरेस्ट में ना चला जाए। ठीक है जी। थोड़ा 100 ml फ्लूइड भी दे देंगे। 100 ml फ्लूइड दे देने में कोई ऐसी आफत नहीं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ काम नहीं बन रहा है तो 200 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देंगे। अगर मरीज बिल्कुल डायबिटिक नहीं है और 600 उसकी शुगर नहीं है, कीटोन्स पॉजिटिव नहीं है, तो आप थोड़ा सा हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देंगे। इतना मैनेजमेंट आपने इमीडिएटली कर दिया। जैसे ही कल्चर के सैंपल निकल गए तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगा दी, मरीज को मॉनिटर से जोड़ दिया, चेस्ट लीड लगा दी, SpO2 लगा दिया, रेस्पिरेटरी रेट उसका नापने लगे। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आएगा आधे 1 घंटे में कि भाई आपके इलाज से अगर फायदा हो रहा होगा तो बीपी बढ़ने लगेगा, पल्स कम होने लगेगी, SpO2 मेंटेन होने लगेगा, मरीज की कॉन्शियसनेस आने लगेगी। पेशाब की नली डालोगे तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुरू होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुरू होगा तो पेशाब आनी शुरू हो जाएगी। तो तुम समझोगे हाँ भैया ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ गया तो पेशाब आना शुरू हो गया, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होगी, तब आप शौक समझ पाएंगे ये कौन सा शौक है। वो चाट खाने का शौक वाला शौक है कि करंट वाला शौक है कि हाइपोवोलेमिक शौक है या सेप्टिसेमिक शौक है। ठीक है जी। कुछ शौक और भी हैं, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।